प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने और योगी बनकर सांसारिक जीवन का त्याग करने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक का सफर तय किया। उन्हें लेकर कई लोग कहते हैं कि किस्मत से एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन असल में साल 2014 में इस मुकाम तक पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी ने 50 साल का संघर्ष किया था, जिस कहानी से काफी लोग अनजान हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि साल 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया था, 20,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हुए थे, तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वहां ऐसा रेस्क्यू मिशन चलाया कि आज इस सूखे रेगिस्तान में नर्मदा नदी का पानी बहता है। लेकिन कैसे? क्या था नरेंद्र मोदी का वो गुजरात मॉडल जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है? और 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर जब नरेंद्र मोदी की सरकार पर लांछन लगाया गया था कि उन्होंने दंगा को भड़काने का काम किया है, तब उन्होंने किस तरह राजधर्म का पालन करके विपक्ष की बोलती बंद करवा दी थी। जानेंगे नरेंद्र मोदी से जुड़ी अनकही अनसुनी कहानियों के तीसरे अध्याय में। दोस्तों, साल 1995 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बहुमत से जीत होती है और केशुभाई पटेल बनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के काम की काफी सराहना होती है और उन्हें कहा जाता है कि अब आपकी जरूरत दिल्ली में है। 20 नवंबर 1995 गुजरात छोड़कर नरेंद्र मोदी दिल्ली आ जाते हैं, जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बाद अब उन्हें पंजाब और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। अब राज्य भले ही नए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सियासी सूझबूझ से इन राज्यों में भाजपा का कद बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ 16 मई 1996 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार बीजेपी से देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि सिर्फ 16 दिन में अटल जी की सरकार गिरा दी गई, लेकिन यह भाजपा के लिए पहली सबसे बड़ी जीत थी। मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और कल मेरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी दफ्तर पहुंचे तो सभी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन अटल जी की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो शख्स दौड़ते हुए अटल जी के पास आया और पूरे दिल से उन्हें गले लगा लिया। अटल जी ने भी 3 बार उनकी पीठ थपथपाई। ये शख्स थे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अटल जी का हाथ अपने माथे पर लगा लिया। वकील साहब के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी नरेंद्र मोदी को अपना बेटा मानते थे और वो नरेंद्र के काम से काफी प्रभावित थे। साल 1998 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद काफी बढ़ता चला गया और उन्हें भाजपा का संगठन महामंत्री बना दिया गया। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना की कारगिल में घुसपैठ हुई और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उस दौरान भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी खुद कारगिल गए। उन्हें घायल जवानों से मुलाकात करने की जिम्मेदारी मिली और जवानों की सलामती के लिए वो प्रार्थना करने के लिए अमरनाथ गुफा में दर्शन करने भी पहुंचे। ऐसे ऐतिहासिक जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया और केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में भाजपा ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस दौर में अपने गढ़ गुजरात में ही भाजपा की पकड़ कमजोर पड़ रही थी। राज्य में तो केशुभाई पटेल की भाजपा सरकार थी, लेकिन जनता भाजपा से खफा होने लगी थी। इसलिए 2000 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी हार मिली। 26 जनवरी 2001 के दिन जब देश भर में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था, तब कच्छ के भुज में 8.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने भयंकर त्रासदी मचाई, जिसमें 20,000 लोगों की जान चली गई, 1,66,000 लोग जख्मी हुए और लाखों लोग बेघर हो गए।
नरेंद्र मोदी भी कक्ष के दौरे पर पहुंचे और गुजरात सरकार को जल्द से जल्द बचाव कार्य करने की सलाह दी। लेकिन इस काले दौर में राहत और बचाव कार्यों को लेकर केशुभाई पटेल की सरकार पर काफी सवाल उठे। सितंबर महीने में साबरकांठा की लोकसभा सीट और साबरमती की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और दोनों जगह बुरी तरह से भाजपा की हार हुई, जो देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 अक्टूबर 2001 के दिन नरेंद्र मोदी को फोन करके मिलने बुलाया और कहा, अब आपको गुजरात जाना चाहिए और वहां के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालनी चाहिए। अटल जी की आज्ञा का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी गुजरात आ गए और 7 अक्टूबर 2001 के दिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जिसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया वो था कक्ष का दौरा, जहां के लोगों के हालात देखकर उनकी आंखों से आंसू आए। इतिहासकार विष्णु पांड्या बताते हैं, नरेंद्र मोदी का जीवन सूत्र है आपत्ति को अवसर में बदलना। इसलिए उन्होंने भुज की पुनर्रचना का संकल्प लिया, वो भी पहले से 10 गुना बेहतर शहर बनाने का संकल्प, और उन्होंने उनके नेतृत्व में जल्द ही पूरे जिले को रिवाइव किया। मोदी जी ने ही कक्ष के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया, वहां कई उद्योगों का विकास करवाया और कक्षी लोग को फिर अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता की। आज कक्ष में काफी बड़ा सोलर प्लांट, 35 से अधिक कॉलेज और एक विश्वविद्यालय, 1000 से अधिक नए स्कूल और एक नया भूकंपरोधी जिला अस्पताल और हर घर के लिए नर्मदा का पानी है। यहाँ तक कि आज कक्ष के कांडला और मुद्रा बंदरगाह सामूहिक रूप से देश के 30% शिपिंग कार्गो को संभालते हैं। कक्ष में हुए इस विकास कार्य को देखते हुए गुजरात के लोगों का नरेंद्र मोदी पर विश्वास बढ़ता चला गया। मगर फिर हुआ एक हादसा जिसने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल 26 फरवरी 2002 के दिन 2000 लोगों से खचाखच भरी ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या रवाना हुई। अगली सुबह 7:30 बजे ये ट्रेन गुजरात के गोधरा जंक्शन पर पहुंचती है, जहां से अहमदाबाद 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर ही था। ट्रेन पहले से ही काफी लेट थी, तो वो जल्दी से अहमदाबाद की तरफ चल देती है। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे चलते ही कोई चेन खींचकर ट्रेन को रुकवा देता है और साजिश के तहत 2000 से अधिक दंगाई पटरी पर उतर आते हैं और साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर 6 में आग लगा दिया जाता है। इन दंगाइयों के निशाने पर थे वो कार सेवक जो 5 दिन पहले ही इस ट्रेन में सवार होकर अयोध्या पहुंचे थे। इस हमले में 22 पुरुष, 27 महिलाएं, 10 बच्चे समेत कुल 59 लोग जलकर राख हो जाते हैं। अगले ही दिन पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे, जिसमें सबसे बुरे हालात थे अहमदाबाद के, क्योंकि मृतकों के शव को यहां लाया गया था, जिन्हें देख जिले के लोग सदमे में चले गए। दोपहर होते होते अहमदाबाद के नारोड़ा, बापूनगर, पालड़ी, बेजलपुर, रानी जैसे इलाकों में दंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। नरोड़ा में तो 5000 लोगों ने मिलकर 97 लोगों का नरसंहार कर दिया। पुलिस के कंट्रोल रूम में हर तरफ से फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन इतनी भीड़ के सामने गुजरात पुलिस कमजोर पड़ रही थी। उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों से भी मदद मांग रहे थे, लेकिन जरूरी मदद नहीं मिल पाई। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहाँ भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब, और इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना से मदद मांगी, जो जल्द से जल्द गुजरात पहुंचे और राज्य में कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया। फिर भी 3 मार्च तक गुजरात में दंगे की आग जलती रही। अहमदाबाद, गांधीनगर, मोडासा, हिम्मतनगर, महसाना, गोधरा, बड़ोदरा, राजकोट और सूरत समेत कई शहरों में मुख्य रूप से दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि इन दंगों में 790 मुस्लिम, 254 हिंदू मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़े 2000 से भी पार थे, जबकि लाखों लोग विस्थापित होकर बेघर हो गए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि देश भर में कई राजनीतिक पार्टीज मोदी पर इन दंगों को भड़काने का इल्जाम लगा रही थीं। इसी वजह से जांच के लिए शाह नानावती कमीशन नाम से एक जांच आयोग बनाया गया। कुछ दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गोधरा पहुंचकर घटनास्थल की जायजा करते हैं
और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह देते। मैं चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। विपक्षी पार्टियों का हमला जारी रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी राजधर्म नहीं छोड़ा और जनता की अदालत में जाने का फैसला किया, जिसके लिए जुलाई 2002 में उन्होंने गुजरात की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की ताकि फिर से चुनाव हो सके। 1992 की एकता यात्रा के 10 साल बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर रथ पर सवार हुए और इस यात्रा का नाम था गुजरात गौरव यात्रा। एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा को गुजरात की 182 सीटों में से 127 सीटों पर भारी जीत मिली और भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने गुजरात के मुख्यमंत्री और अगले 10 सालों तक उन्होंने गुजरात के चौतरफा विकास में अपनी पूरी जान झोंक दी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने तक मोदी को गुजरात मॉडल इतना सफल रहा कि देश विदेश में इसकी तारीफ हुई। पहले शौचालय, फिर शिक्षा, उसके बाद देवालय और राज्य के हर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने वाली ज्योति ग्राम योजना। इस इलेक्ट्रिसिटी मॉडल को बाकी राज्यों ने भी अपनाया और आज भारत के अधिकतम हिस्सों में दूर दराज गांव में भी बिजली पहुंच चुकी है। उस दौर में उन्होंने गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा पार्क, दुनिया का सबसे लंबा कैनाल नेटवर्क और भारत का पहला रिवर फ्रंट बनवाया। सरकारी ऑफिस के कामकाज में सुधार, प्राइवेट हॉस्पिटल्स से भी कई गुना ज्यादा एडवांस, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल और कच्छ के रेगिस्तान तक नर्मदा का पानी पहुंचाना। गुजरात इतनी तेजी से डेवलप हो रहा था कि देश के सभी राज्यों की सरकारों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। लेकिन तभी आती एक और मुश्किल, जब मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने गुजरात में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के प्रोजेक्ट में अड़चन लगा दी, जो देखते हुए नरेंद्र मोदी खुद केंद्र सरकार के सामने धरने पर बैठ गए और उनकी भूख हड़ताल को सद्भावना उपवास के नाम से जाना जाता है। यह उपवास करीब 52 घंटे तक चला और गुजरात की मांग पूरी हुई। विशेषज्ञ बताते हैं कि नरेंद्र मोदी आज तक ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य के लिए उपवास पर बैठे हों। साल 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत के साथ जीत मिली। अब उनके लिए केंद्र के लिए रास्ता साफ हो गया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन थी गुजरात दंगों में उनके ऊपर लगे आरोप, जिसके लिए नानावती कमीशन ने 45,000 शपथ पत्र और 1000 गवाहों के स्टेटमेंट्स के साथ 1500 पन्नों की अपनी फाइल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, जिसमें नरेंद्र मोदी और गुजरात गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी गई। साथ ही उन्होंने देश और दुनिया में मोदी के खिलाफ फैलाए गए हर तरह के प्रोपेगेंडा को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, जिनकी रिपोर्ट में भी गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को बेकसूर पाया गया और साल 2012 में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। उसी साल गुजरात में हुए चुनाव और नरेंद्र मोदी की जीत ने हैट्रिक लगा दी। उस समय था राज्य से निकलकर केंद्र की तरफ बढ़ने का। लेकिन कैसे केंद्र में बैठे दिग्गज नेताओं के सामने मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव लड़ा और बने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसा तो क्या किया कि पहले 2014, फिर 2019 और अब 2024 में भी चुनाव जीतकर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगा दी। जानेंगे इस दिलचस्प कहानी के अगले अध्याय में, जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के संघर्ष, देश के प्रति समर्पण और उनके महान व्यक्तित्व पर अगर आपको भी गर्व है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और इस सीरीज के पहले पार्ट को आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।